एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया, मज़े में। तो ये जो है आज हम लोगों का अगर देखें तो संडे जो है उस वो वाला वीडियो इतना क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 6 अक्टूबर हम लोग लाइन पे आ जाएंगे। हम लोगों का जो शेड्यूल बना हुआ था उससे एक दिन पीछे चल रहे थे। इस वीडियो से हम लोग पूरी तरीके से अपने ट्रैक पे आ जाएंगे, ठीक है। ये डला चुका है, अब ये अभी चला जाएगा, ठीक है। तो आज कहे तो शायद डे 5 होगा। और अगर टोटल वीडियो की बात करें, क्योंकि पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, तो PYQ सीरीज की बात करें तो शायद 36 या 37 के आसपास होगा ना। एक्चुअली देख लेना कितना है, बट इकोनॉमी का आज डे 5 है। तो हम लोग PYQ कर रहे हैं पिछले 35 ईयर्स का क्वेश्चन, जिसमें कहाँ से होते हैं। एक तो CSE से होता है, एक CAPF से होता है, CDS से होता है और स्टेट PCS से होते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो हम लोग पिछले 35 साल का कर रहे हैं और आज इकोनॉमी का डे 5 है। पॉलिटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो नए हैं वो चाहे तो देख सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। ओके, 49 वाई द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टर्म्ड एज अ रेग्रेसिव टैक्सिंग मैकेनिज्म। अब रेग्रेसिव कहने का मतलब क्या होता है कि भाई रेग्रेसिव होना मतलब कि तुम्हारे लिए सबके लिए अच्छा नहीं होना है, यही होता है ना। तो रेग्रेसिव इसलिए कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को, क्योंकि भाई जो इनकम है, जैसे कि एक तुम हो, एक कोई और है, एक कोई और है, इसका इनकम 100 रुपया है, इसका इनकम 1000 रुपया है और इसका 1 लाख है। अब इन सब कोई अगर कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहा है तो उस प्रोडक्ट का जो टैक्स है वो सेम लगेगा, ठीक है। वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो भाई ये रिग्रेसिव हुआ ना कि इसका जो अमाउंट होगा 100 रुपये वाला जो कमा रहा है, इसका ज़्यादा पैसा तो टैक्स में ही चला जाएगा। ये 1 लाख वाला का जाएगा तो उसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसे रिग्रेसिव इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि ये जो है हर एक इंडिविजुअल पे सेम टैक्स रेट लगाता है, इर्रिस्पेक्टिव कि उसका इनकम क्या है, मतलब नहीं है, टैक्स सबका सेम लगेगा। तो दे आर चार्ज एट द हायर रेट एट दैन द डायरेक्ट टैक्स, नहीं, दे आर द चार्ज द सेम रेट्स फॉर ऑल द इनकम ग्रुप। बिल्कुल यही है, कितने भी कोई भी इनकम ग्रुप हो सबके लिए चार्ज एक ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द यूनियन बजट। रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द यूनियन बजट में कौन इंक्लूड नहीं होता है? इसके लिए ना हम थोड़ा सा चाहते हैं कि पूरा एक चार्ट बनाएं, ठीक है। देखो ये बजट है अपना, ओके। अब बजट को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। पहला रेवेन्यू बजट, उसके बाद एक कैपिटल बजट के पार्ट में, ठीक है। एक रेवेन्यू बजट, एक कैपिटल बजट। उसके बाद इस रेवेन्यू बजट को भी 2 हिस्सों में बांटा जाता है, ओके। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब जो रेवेन्यू आ रहा है उस पे से एक्सपेंडिचर कर रहे हो, और एक रेवेन्यू जो आ रहा है जो तुम्हारा इनकम बनेगा, तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम होगा। अब रेवेन्यू रिसिप्ट जो होगा उसको भी 2 हिस्सों में, एक तो रेवेन्यू आएगा टैक्स रेवेन्यू से और एक आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू, ओके। अब इस टैक्स रेवेन्यू को भी और भी ज़्यादा हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे जो टैक्स रेवेन्यू होगा वो कुछ टैक्स रेवेन्यू डायरेक्ट होगा, कुछ जो टैक्स रेवेन्यू होगा वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा, है कि नहीं। अब ये जो डायरेक्ट टैक्स है इसमें अंदर आ जाता है कॉरपोरेट टैक्स। देखो भाई, यहाँ हम डिटेल में इकोनॉमी पढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम सिर्फ रिकैप करते हैं यहाँ पर ही, है कि नहीं। उसके बाद इनकम टैक्स और कुछ मैट, STT एट्सेट्रा। अभी सिर्फ इस चार्ट से आगे बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं, सिर्फ ये चार्ट हम इसलिए बना रहे हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स में जो है इसमें आ जाता है GST और एक्साइज टैक्स, ओके। और अगर इसकी बात करें नॉन टैक्स रेवेन्यू की, ओके, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आएगा? सेलिंग करना,
किस चीज़ का? तो गुड्स एंड सर्विस का। फिर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे कोई डिविडेंड आ जाए, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ग्रांट जो रिसीव्ड हो रहा है, ये सब कुछ चीज़ें होंगी। ठीक है, अब इधर है एक रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? ठीक है, तो पहला जो इंटरेस्ट मिलेगा हमको, ठीक है, किस पे? इंटरेस्ट, एक्सपेंडिचर का बात कर रहे हैं ना, तो मतलब कि खर्चा। ठीक है, तो अगर हम जो लोन लिए हैं, ठीक है, तो लोन पे जो हम इंटरेस्ट चुकाएंगे वो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर कोई जो ग्रांट हमको दिया जा रहा है, ठीक, फिर सब्सिडीज, ग्रांट हम दे रहे हैं, ठीक है, ग्रांट दे रहे हैं गिवन, तो वो एक्सपेंडिचर हुआ मेरा। फिर हम जो सब्सिडीज़ दे रहे हैं वो हो गया मेरा एक्सपेंडिचर। फिर डिफेंस में हम खर्चा कर रहे हैं और जो हम पेंशन दे रहे हैं, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अब कैपिटल बजट में क्या क्या होता है? तो कैपिटल बजट को भी दो हिस्सों में बांटा गया, एक कैपिटल रिसिप्ट और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से रेवेन्यू रिसिप्ट था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, तो कैपिटल बजट को भी कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल रेवेन्यू जो है, रिसिप्ट जो है, इसमें इसको दो हिस्सों में बांटा गया, एक डेट और एक नॉन डेट। ओके, अब कैपिटल रिसिप्ट में जो डेट को है उसको और ज़्यादा दो हिस्सों में बांटा गया, इंटरनल डेट और एक एक्सटर्नल डेट, बाहरी कर्ज और अंदरूनी वाला। ठीक है, नॉन डेट तो एक डिसइन्वेस्टमेंट जो प्राइवेटाइजेशन कह सकते हो, और लोन रिसीव्ड। ठीक है, रिसीव मतलब पैसा आ रहा है, रिसीट है ना। एक्सपेंडिचर मतलब जा रहा है, ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर भी लोन गिवन। फिर कोई कैपिटल एसेट बना रहे हैं, पीछे PYQ था, देखे थे ना, कैपिटल एसेट बना रहे हैं। ठीक है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर में आया था। कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म में फिर हमको क्या आएगा, बेनिफिट आएगा, इनकम आएगा, तो ये चीज़ वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये एक बजट का जो है पूरा एक ग्राफ, ठीक है, या फ्रेमवर्क है अपना। ठीक है, अब इससे आगे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, समझे? अब ये देखो, पढ़ो यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन। Which one of the following is not included in the revenue account of the union budget? रेवेन्यू अकाउंट, इधर है रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, मैट, सैट, इनडायरेक्ट टैक्स, GST, ये सब कुछ है। इंटरेस्ट रिसिप्ट, टैक्स रिसिप्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक अंडरटेकिंग, प्रॉफिट और डिविडेंड बोले ही, लोन्स वोन से जो कुछ भी था वो सब बोले। ये स्मॉल सेविंग है ना सर, ये नहीं इंक्लूड होता है रेवेन्यू अकाउंट में, यूनियन में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो है ना सर, वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। ठीक है, ठीक है, पार्ट कह लो या फॉर्म कह लो, फॉर्म ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, और कैपिटल रिसीट जो होता है, फंड्स ऐसे होते हैं जिसमें जो गवर्नमेंट जो है वो जो रिसीव करती है पैसा, वो कहाँ से करती है? बोरोविंग से, कोई कर्जा ले रही हो, कोई डोनेशन से, या फिर कोई अदर सोर्स से। और स्मॉल सेविंग अगर देखे तो एक तरीके का बोरोविंग ही है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है फाइनेंस में। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन लास्ट डे हम लोग का था कि भाई गवर्नमेंट का जो मैक्सिमम ये होता है वो इंटरनल डेट से होता है। तो स्मॉल सेविंग जो इंडिया का जो लोग करते हैं सेविंग, वो कहाँ करते हैं? बैंक में करते हैं ना, उसी से तो करती है फिर। ठीक है, तो ये चीज़ था। 51, व्हाट हैज़ बीन केप्ट अंडर द परव्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स? व्हाट हैज़ बीन केप्ट, किन चीज़ों को रखा गया है GST के अंदर? ठीक है,
तो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कल ही देखे थे, स्टेट के अंदर है। इलेक्ट्रिसिटी वो भी देखे थे कल की, स्टेट के अंदर है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये भी स्टेट लगाती है, स्टेट और ये दोनों है, लेकिन स्टेट। लेकिन एक्सक्लूसिवली अगर जीएसटी के अंदर रखने की बात करें तो घी को रखा गया है। पुराने वाले में 12% जीएसटी के अंदर इसको रखा गया था। अभी तो शायद 5% वाले में आ गया होगा, क्योंकि खाने वाला नहीं, 5% से भी नीचे शायद, एक बार चेक करना। न्यू वाला नाम थोड़ा सा मिला है नहीं है, ठीक है, इसलिए तो ये पुराने वाले की बात करें, ठीक है। टोबिन टैक्स लीव डाउन, टोबिन टैक्स किस पे लगाया जाता है? तो टोबिन टैक्स क्या होता है पहले ये जान लो। टोबिन टैक्स ऐसे होते हैं ना, जो फॉरेन एक्सचेंज किया जाता है, ट्रांजैक्शन किया जाता है, उस पर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ताकि मार्केट स्टेबलाइज रहे, स्टेबल रहे, और जो है स्पेक्यूलेशन को डिसेंटिव किया जा सके। तो इसके लिए तो लगाया किस पे जाता है? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर एबॉलिश्ड बाय द गुड्स एंड सर्विस? कौन कौन से टैक्सेस को ख़त्म कर दिया? जीएसटी आया तो बहुत सारे टैक्सेस को ख़त्म कर दिया, तो उनमें से यहाँ पर ही कुछ नाम है, तो उनमें से कौन कौन से टैक्स है? तो जब जीएसटी आया तो भाई वैट को ख़त्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद और किन किन चीज़ों को ख़त्म किया? जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था, उसके बाद सर्विस टैक्स था, फिर जो सरचार्ज होता था, स्टेट लेवल का वैल्यू एडेड टैक्स होता था, ऑक्ट्री होता था, ये सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर्टी टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स है, इनकम टैक्स है, ये सारे डायरेक्ट टैक्स हैं और आज भी कंटिन्यू हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है, जीएसटी के। तो इसको यहाँ पर ही, अगर यहाँ पर ही देखें तो प्रॉपर्टी, कॉरपोरेशन, ये सब जो है इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये वैल्यू एडिड को ख़त्म कर दिया, ठीक है, जीएसटी आने से, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, ठीक है। कुछ सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, ठीक है, जो जीएसटी में सब्ज्यूम्ड हो गया, ठीक है। सर्विस टैक्स था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी था, एडिशनल कस्टम ड्यूटी था, ठीक है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, सरचार्ज था, सेंट्रल सेस था। अब स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सब यूज हुए जीएसटी के अंदर, तो ये वैट था, वैल्यू एडेड, सेल टैक्स था, इंटरटेनमेंट था, कल भी इंटरटेनमेंट वाला क्वेश्चन था, लग्जरी टैक्स था, एंट्री टैक्स था, टैक्स जो लॉटरी पे लगता था, बेटिंग पे, गैम्बलिंग पे, ये तो बेटिंग गैम्बलिंग का भी ये हो चुका है। फिर स्टेट सेस चार्ज और ऑक्ट्री, जो ऑक्ट्री यहाँ दिखाया था, ठीक है, ओके। विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ रिलेटेड टू द इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से कौन मिनिस्ट्री ताल्लुक़ रखता है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री, जिसमें से जो इसका काम जो है मेनली कि फॉर्मुलेट करना और इम्प्लीमेंट करना इंडियाज़ के फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ को, और ये जो पॉलिसी है ट्रेड रिलेशन को गवर्न करती है, ठीक है। दूसरे नेशन के साथ कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, स्ट्रैटेजी बताती है, मेजर्स बतानी है कि कैसे हम एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे कम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सकते हैं ग्लोबल मार्केट में, ये सब सारी चीज़ें काम रहती है इसकी, ओके। फिजिकल पॉलिसी इज कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी बता रहा है द वॉल्यूम ऑफ करेंसी दैट बैंक्स पुट इन द इकोनॉमिक सिस्टम। जो वैल्यू ऑफ करेंसी है और अगर बैंक पुट कर रहा है इकोनॉमिक सिस्टम में, तो वो क्या होगा सर? बैंक पुट कर रहा है तो वो तो मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, और मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि मैनेज किया जा रहा है किसके बाद? बैंक के जरिए किया जा रहा है, सेंट्रल बैंक के जरिए, और उसका काम तो मेनली होगा कि मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करना, साथ में इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये तो सर यहाँ फिजिकल पॉलिसी पूछ रहा है, लेकिन ये तो बैंक से बोल दिया वैल्यू ऑफ करेंसी, इकोनॉमिक सिस्टम, ये सर ये मॉनेटरी पॉलिसी है, नॉट अ फिजिकल पॉलिसी, तो इसको हटा दो। फिजिकल पॉलिसी पूछा है ना, तो ध्यान रखना द पॉलिसी रिगार्डिंग द टैक्सेशन एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हाँ, ये हो सकता है कि पॉलिसी जो फिजिकल पॉलिसी जो है, इसमें हम अगर देखें तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे आ रहा है, टैक्सेस के थ्रू आ रहा है, और वो स्पेंडिंग कर रहा है बहुत सारे प्रोग्राम्स में, पब्लिक सर्विस में, तो वहाँ से आता है। तो ये जो है ना, इसको हम कह सकते हैं कि जो टैक्सेशन है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, तो ये फिजिकल पॉलिसीज़ के अंदर में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो स्पेंड कर रही है ना। फिजिकल पॉलिसी का एम ही क्या होता है?
कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो ये काम फिजिकल पॉलिसी के अंदर होता है। मॉनेटरी पॉलिसी तो कंट्रोल एंड रेगुलेशन की बात करती है ना, ठीक है। तो ये कंसर्न विद द फॉलोइंग बी। उसके बाद पॉलिसी फॉर द रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट। अब पॉलिसी क्या नाम है, पॉलिसी फॉर रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, नाम में ही काम छुपा है भाई। तो भाई इसका वही काम होगा कि स्टॉक मार्केट को स्टॉक मार्केट को ऐसा फाइनेंशियल रेगुलेशन करना है कि नहीं। और ये पूरी तरीके से फिजिकल पॉलिसी अलग है। स्टॉक मार्केट ये करता है कि भाई अच्छे से ट्रेडिंग हो सके, इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिल सके, मार्केट में स्टेबिलिटी बना रह सके, ठीक है, और सिक्योरिटी को ओवरसाइट करता है ये, ठीक है। तो ये तो नहीं है। द पॉलिसी फॉर द कंट्रीज रिलेशंस विद द IMF, ठीक है, जो अब पॉलिसी फॉर कंट्रीज रिलेशन नाम में भी फिर से काम छुपा है। कहता है कि विद IMF के साथ इन्वॉल्व करके फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में इसका ताल्लुक़ रखता है, ठीक है, कैसे चलेगा उस चीज़ पे काम करता है, ना कि फिजिकल पॉलिसी से रिलेट है। IMF के साथ जो रिलेशन अगर देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू अगर है तो उसको सॉल्व करना हो गया, कुछ पोटेंशियल फाइनेंशियल असिस्टेंट देना है तो उससे रिलेटेड हो गया, ताकि असिस्टेंट दे करके, फाइनेंशियल असिस्टेंट दे करके इकोनॉमी के कंट्रीज, कोई भी कंट्री के इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जा सके। टैक्स ऑन सेल ऑफ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे अगर कोई टैक्स लेता है तो उसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। कैपिटल गेन टैक्स ही उसी को कहते हैं। टैक्स ऑन द सेल ऑफ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इज नॉन एज द कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। जब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को हम बेचते हैं तो उसके बीच का जो डिफरेंस आता है सेल के प्राइस में और जो एक्विजिशन कॉस्ट था, ठीक है, और सेल का प्राइस पे उसके बीच का जो प्राइस गैप है, ठीक है, तो वहाँ पर जो पैसा आता है और उस पैसे पे जो टैक्सेशन लगता है तो उसी को कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट द डिपार्टमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है। सिर्फ PYQ करते आ रहे हो और ऊपर का चार्ट पढ़े हो तो समझ में आएगा कि हाँ एक्सपेंडिचर जैसा भी था, रेवेन्यू जैसा था, भी इकोनॉमिक अफेयर्स बजट पेश करने के टाइम में इसका हम लोग देखते हैं यूज़। बैंकिंग डिवीजन जैसा कुछ नहीं है। बैंकिंग डिवीजन कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के 4 डिपार्टमेंट है और उसमें से पहला एक्सपेंडिचर है, दूसरा रेवेन्यू है और तीसरा इकोनॉमिक अफेयर है, चौथा जो है फाइनेंशियल सर्विस है, ठीक है। द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज द कंट्रोल ऑन द ऑडिट ऑन द बजट थ्रू। इंडियन पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करती है, ठीक है, बजट को। ओके, तो एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, प्रिविलेज कमेटी तो लोकसभा मेंबर्स और के साथ में देखने के लिए मिलता है। ऑडिट रिव्यू कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी हम लोग पॉलिटी में बहुत बार देखे थे। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का ही काम ये होता है और इसके थ्रू ही कंट्रोल करती है। तो इसका काम ही क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है या एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट है उसको एग्जामिन करने का काम होता है। ऑडिट को रिव्यू करता है, कौन करता है, कैग करता है, ये देखे थे हम लोग, है कि नहीं। रेवेन्यू रिसिप्ट को भी, और जितने भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं और ऑटोनोमस बॉडीज़ के वो भी रिव्यू किया जाता है, किसको, कैग के जरिए ही किया जाता है। साथ में इसका काम क्या है कि भाई इससे इस तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो एक अकाउंटेबिलिटी बना रहे, है कि नहीं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के साथ 59 विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द गुड्स एंड सर्विस। सेम तरीके का क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शंस अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कस्टम ड्यूटी जो है वो इंक्लूडेड नहीं है GST में। बोले कि कस्टम ड्यूटी क्यों नहीं है, तो कस्टम ड्यूटी जो है वो किस पे लगाया जाता है, जो गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं और जो गुड एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं कंट्रीज से, उस पे लगाया जाता है, ठीक है। तो GST जो है क्या है, GST हम जानते हैं डोमेस्टिक टैक्स सिस्टम है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करता है, गुड्स और सर्विस पे, वो भी विद इन द कंट्री। और ये कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगता है, इसीलिए इसको बाहर रखा गया है GST से, ठीक है। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी हो गया, वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ये सब GST के अंदर है। ओके, अब देखो हम सिर्फ नाम बोल रहे हैं, ठीक है, जो टैक्स नहीं कवर है, नॉट कवर अंडर GST, ठीक है। तो एक तो कस्टम ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब पढ़े हो गए तो हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ रिकैप कर रहे हैं। फिर व्हीकल टैक्स ड्यूटी, ठीक है। एक्साइज ऑन लिकर, कल भी हम लोग देखे थे कि लिकर किस पे है, स्टेट पे था, उसका क्वेश्चन भी था। फिर टैक्स ऑन सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला भी क्वेश्चन हम लोग देखे थे कल। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगता है उस पर एग्जम्पशंस है। और टैक्सेस, एंट्री टैक्स और टोल टैक्स, रोड टैक्स पूरा स्टेट गवर्नमेंट के साथ है सर, ठीक है।
इंटरटेनमेंट टैक्स, जो इंटरटेनमेंट वाला भी था ना, और एक ऑप्शन में लोकल बॉडीज़ के जरिए, स्टेट के जरिए लगाया जाता है, ठीक है, ये सब था। तो ये जीएसटी के अंदर कवर नहीं है सर, ठीक है। व्हाट इज द करंट अकाउंट डेफिसिट? करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है भैया, कि जब जो है ना अगर हम एक तरीके का मेज़र कह सकते हैं, जिसमें से हम लोगों को ये पता लगता है कि जो इम्पोर्ट वैल्यू है और एक्सपोर्ट वैल्यू है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता लगता है। जब एक बड़ा हो जाता है तो उस वक्त हम बोल देते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। तो कब कौन बड़ा हो जाता है? जब कोई भी कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा कर रही हो किस चीज़ का, गुड्स का और सर्विस का, देन एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट कम कर रही हो और इंपोर्ट ज़्यादा कर रही हो गुड्स एंड सर्विस का, तब कहेंगे कि कैड है, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट है। और करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस्ड किया जाता है भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, या लोन ले लिए तुम किसी से, बोरोविंग जिसे कह रहे हैं, और बाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से तुम इसको फिर फंड कर रहे हो, फाइनेंस कर रहे हो। तो अब जब फाइनेंस कर रहे हो तुम बोरोविंग से कर्जा ले करके, तो आगे में तुमको क्या देखने के लिए मिल सकता है? प्रॉब्लम दिख सकता है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख सकता है, जैसे में कि भाई तुम्हारा इकोनॉमी वीकन हो सकता है कि नहीं? और इकोनॉमी वीक होगा तो तुम्हारा ट्रेड डेफिसिट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर की बात करें तो ये पढ़ो, डेफिसिट काउज्ड ड्यू टू द एक्सेस ऑफ टोटल इंपोर्ट ओवर द टोटल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। हम लोग ज़्यादा ही इंपोर्ट कर रहे हैं रादर एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि, तो उसका डेफिसिट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 61. The increase in the private investment spending induced by the increase in the government spending is known as, क्या करा है? Increase in a private investment spending induced by the increase in the government spending। पहले गवर्नमेंट स्पेंड किया और फिर प्राइवेट जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा हो गया, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? तो सर इस चीज़ को हम कहते हैं क्राउडिंग इन, ठीक है, क्राउडिंग इन, यही फेनोमेना को कहते हैं। जब जो है गवर्नमेंट, जब कभी गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट कह लो, स्पेंडिंग इंक्रीज़ करती है, तो जब गवर्नमेंट करेगी तो फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी जो है या स्पेंडिंग भी जो है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट करेगी तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पहले इकोनॉमी पर पड़ेगा, और लास्टली फिर जब गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट के बाद कौन आ रहा है? प्राइवेट एंटिटीज़ आ रहा है, तो प्राइवेट एंटिटीज़ आ रहा है तो ओवरऑल और ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और इसके वजह से देखने के लिए क्या मिलेगा कि जो डिमांड था गुड्स और सर्विस का वो क्या हो चुका है? राइज़ हो चुका है। और जब राइज़ हो चुका है तो हमारा जो प्राइवेट बिजनेस एंटिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा इंकरेज करेगा कि चलो और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से फिर वो चलता जाता है, और इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा क्राउडिंग आउट, ठीक है। और डेफिसिट फाइनेंसिंग पहले देख चुके हैं, कल वाला में देख चुके हैं, है कि नहीं, जहाँ पर गवर्नमेंट का फंड जो होता है स्पेंडिंग कैसे किया जाता है? बोरोविंग से किया जाता है, कर्जा से किया जाता है, जैसे कि कोई बॉन्ड जारी कर दिया या फिर कहीं से लोन ले लिया, इस तरीके से, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। The excess of total expenditure of the government over its total receipt excluding borrowing is known as excess of total expenditure। समझ रहे हो क्या बोल रहा है? excess of total। ये चीज़ जो है, अगर कल का एक मैचिट का क्वेश्चन था, अगर मैचिट वाला क्वेश्चन ध्यान से किए होगे तो ये ऑटोमेटिकली होगा, है कि नहीं, क्योंकि फिजिकल मतलब कि ये जो है एक्सेस टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग। तो अगर तुमको मालूम होगा कल जब हम पढ़े थे तो फिजिकल डेफिसिट याद होगा कि यही जो है डिफरेंस बताता है किसमें? टोटल इनकम गवर्नमेंट का और फिर टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में, यही तो है। और फिजिकल पॉलिसी का हम लोग फुल फॉर्मूला देखे थे कि सर जो टोटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रही है, अब टोटल एक्सपेंडिचर में क्या हो गया? या तो कैपिटल प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों ही होगा। अभी हम लोग चार्ट देखे थे बड़ा वाला, उसमें से माइनस कर दो टोटल इनकम गवर्नमेंट का जो हो रहा है, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट से हो रहा है, चाहे वो रिकवरी कर रहा है कोई लोन से, या फिर कोई अदर रिसीट से हो रहा है, तो उसी चीज़ को कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। और ये इसी चीज़ का बात कर रहा है, ठीक है। कल का क्वेश्चन देखना, पूरा मैच शीट में ये सब कुछ है, ठीक है। 63
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अ टैक्स इज शिफ्टेड फॉरवर्ड टू कंज्यूमर इफ़ द डिमांड इज इनलास्टिक। देखो यहाँ इनलास्टिक, पहला इकोनॉमी का डे था, वहाँ पर हम लोग इलास्टिसिटी के बारे में पढ़े थे। इलास्टिक, अब इलास्टिसिटी का मतलब क्या पढ़े थे कि भाई वो रिस्पॉन्स, हम कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ क्या बात आ रहा है, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब कि हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो अब देखो, अ टैक्स इज शिफ्टेड फॉरवर्ड टू द कंज्यूमर इफ़ द डिमांड इन इलास्टिक रिलेटिव टू सप्लाई। इन इलास्टिक हम रिस्पॉन्स करेंगे ही नहीं, तो भाई कंज्यूमर तक शिफ्ट कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो जब डिमांड इन इलास्टिक हो, मतलब कंज्यूमर लेस रिस्पॉन्सिव है किसी भी प्राइस चेंज में, जैसे कि नेसेसरी चीज़ हो गया था, वो ड्रग्स था, है ना, मेडिसिन था, तो उस पर नहीं करेंगे हम ज़्यादा रिस्पॉन्स, तो उस पर कंज्यूमर तक चेक किया जा सकता है शिफ्ट, और इसी की वजह से मेडिसिन का जो होता है और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट का प्राइस हाई होता है। तो बात तो सर सही है, वो बर्डन टैक्स का जो है वो कंज्यूमर पर पड़ेगा अल्टीमेटली, क्योंकि जो गुड्स एंड प्राइस है, गुड्स जो और सर्विस का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। टैक्स शिफ्टेड बैकवर्ड टू द प्रोड्यूसर इफ़, अगर यदि सप्लाई इज़ रिलेटिवली मोर इनएलास्टिक देन द डिमांड। अब सप्लाई इनएलास्टिक है, मतलब सप्लाई मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो जब सप्लाई रिलेटिवली अगर देखें इनएलास्टिक है डिमांड के कंपेरिजन में, तो जो टैक्स बर्डन है उसको बैकवर्ड शिफ्ट किया जा सकता है प्रोड्यूसर पे, है कि नहीं। तो ये बात भी सर सही बोल रहा है, क्योंकि जो लार्जर, अगर इस तरीके से हम देखें इस सिनेरियो में, तो जो प्रोड्यूसर है वो बियर करेगा लार्जर पोर्शन ऑफ टैक्स बर्डन, क्योंकि लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है और उसकी वजह से क्वांटिटी जो सप्लाई किया जा सकता है उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, विदाउट किसी भी तरीके का इम्प्लीकेशन का। ठीक है, तो ये भी मतलब किसी सेम क्वेश्चन नहीं बोलोगे क्या यार कि रिपीट हो गया। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट अभी ऊपर देखे, टोटल एक्सपेंडिचर में माइनस कर दो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, सेम मिलाया हुआ है। इफेक्टिव रेवेन्यू स्टेट, ये क्वेश्चन 2025 में यूपीएससी सीएससी में भी यही सारा का फॉर्मूला आया हुआ है यार। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है पीवाईक्यू, ये शायद समझ में आ जाए। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ द कैपिटल, प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, डी सी सब इक्वली किए हुए हैं। ठीक है, 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अब वहाँ पर ही हम बनाए थे चार्ट। ठीक है, तो उस पर से ही बता सकते हो यार। ठीक है, ओवरऑल तो भाई कॉर्पोरेट टैक्स के कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, तो कॉर्पोरेट टैक्स तो होगा, डिविडेंड आएगा, जो प्रॉफिट आएगा उस पर तो होगा, इंटरेस्ट रिसिप्ट होगा उस पर से आएगा। डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट ये नहीं, ये डिसइन्वेस्टमेंट जो रिसीट है वो किसका पार्ट चला जाएगा, ये जो है इसको हम कैपिटल रिसिप्ट के अंदर ले सकते हैं, बिल्कुल कैपिटल रिसिप्ट पे, क्योंकि हम डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो भाई उससे तो पैसा आ रहा है, वो तो हमको कैपिटल ये होगा ना, रिसिप्ट होगा। ठीक है, ओके सर। अब ये ध्यान से पढ़ना भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना एक तरीके से सॉल्व करते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई जिसका जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा उसका टैक्स रेट भी बढ़ते जाएगा। यहाँ पढ़ो, प्रोग्रेसिव टैक्स टेक्स अ लार्जर शेयर ऑफ टैक्स फ्रॉम अ पुअर फैमिलीज दैन इट डज फ्रॉम द रिच फैमिली। पुअर फैमिली 100 रुपया कमा रहा है, रिच फैमिली 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो पुअर फैमिली से ज़्यादा टैक्स कैसे लेगा? ये गलत बोल दिया। प्रोग्रेसिव टैक्स है कि आपका इनकम जैसे बढ़ेगा टैक्स बढ़ेगा, है कि नहीं? तो ये तो उल्टा बात कर रहा है। 3 को हटा दो, हटिए सर। अब ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो गया? सी हो गया कि भाई एबिलिटी टू पे द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन होल्ड द अमाउंट टैक्सेस पीपल शुड रिलेट देयर इनकम वेल्थ। बट यही है, प्रोग्रेसिव टैक्स को ही इनडायरेक्टली डिफाइन कर रहा है ये, है कि नहीं? द बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ द टैक्सेशन स्टेट दैट इंडिविजुअल शुड बी टैक्स इन अ प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट दे रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रोग्राम। वही बात है, प्रोग्रेसिव से रिलेट कर बात कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग चीपर एंड इजियर टू कलेक्ट। बिल्कुल, इनडायरेक्ट टैक्सेस, अभी इनकम जीएसटी हो लगा, जीएसटी में कोई दिक्कत नहीं लगता भाई, ठीक है, आसानी से कलेक्ट हो जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर, कौन सा यहाँ पर यह है जो प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। द टैक्स रेट इज द सेम अक्रॉस द ऑल इनकम, नहीं द, क्योंकि भाई प्रोग्रेसिव मतलब इनकम बढ़ते गया वैसे वैसे तुम्हारा टैक्स भी बढ़ते गया। टैक्स रेट इंक्रीजेज एज इन इनकम इंक्रीजेज, रिप्रेजेंट द प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर, है ना, प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर बोले तो यही तो है, टैक्स रेट इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज, तो यही तो है, इससे आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है। टैक्स रेट डिक्रीजेज वो सब बकवास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड रेगुलर बजटरी सपोर्ट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर के बाद देखो यहाँ कोई 4 ऑप्शन है। फाइनेंस मिनिस्टर के जरिए रेगुलेटरी सपोर्ट कब नहीं दिया जाता है, किसको नहीं दिया जाता है, ये चीज़ यहाँ पर ही पूछ रहा है। ठीक है, तो सर ये ना यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, इसको नहीं दिया जाता है क्योंकि ये जो है ना, इसको ये एक क्या बोल सकते हैं, इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो एनजीओ होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो 1870 में बनाया गया था, इसलिए ताकि जो स्टडी ऑफ मिलिट्री है या फिर स्ट्रैटेजिक अफेयर्स है इसको प्रमोट किया जा सके। ECI USI ये जो है इसको जो फंड किया जाता है वो कम्बिनेशन से किया जाता है, जो मेंबरशिप के फीस हो गए, डोनेशन हो गए, ग्रांट हो गए, इससे किया जाता है। बाकी सबको जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए ये किया जाता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन सा टैक्स रेवेन्यू नहीं है। ठीक है, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सब का सब सोर्स है रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू का सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। लेकिन जो मोटर व्हीकल टैक्स है, अभी जो अगर हम ऊपर लिख रहे थे तो वहाँ अगर ध्यान दोगे तो ये भी लिखे थे मोटर व्हीकल टैक्स ये सोर्स नहीं है रेवेन्यू का, टैक्स रेवेन्यू का सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ये जो है वो पूरी तरीके से स्टेट लेवल टैक्स है, इम्पोज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के जरिए। ठीक है, किस पे, तो ओनरशिप पे, रजिस्ट्रेशन पे, ऑपरेशन पे और मोटर व्हीकल्स विद इन द स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ द पेमेंट। अब करंट अकाउंट बैलेंस पेमेंट क्या है भैया, पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ लो ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो रिकॉर्ड रखता है अपने पास, किस चीज़ का, तो जो ट्रांजेक्शन हो रहा है गुड्स का और सर्विस का। ठीक है, ऐसे बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कहीं से भी कर रहे हैं तो उस चीज़ को ये रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, तो अगर कंपोनेंट की बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की तो इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक करंट अकाउंट ओके और एक कैपिटल अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में जो होता है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड रहता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यहाँ गुड था यहाँ सर्विस हो गया। फिर यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, फिर जो इनकम रिसीव्ड किया जाता है या फिर पेमेंट किया जाता है वो करंट अकाउंट में डायरेक्ट जाता है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल मतलब कि हम उस पैसा का यूज़ करके फिर से हम फॉर्मेशन कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो जो बोरोविंग हो गया, ठीक है, या फिर कोई लेंडिंग हो गया, हम दे रहे हैं या फिर हम ले रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट हो गया कुछ चीज़ बनाने के लिए, या फिर हम चेंज कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, तो ये कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब हो रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फॉर्म ऑफ द पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट का पार्ट कौन सा नहीं है, तो कैपिटल रिसीट और जो पेमेंट है वो करंट अकाउंट का नहीं है। कैपिटल रिसीट तो इसमें जाएगा ना सर, इनकम रिसीट है, पेमेंट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विस एंड गुड्स, तो ये तो यहाँ आ गया, और जो इनकम रिसीट पेमेंट है वो भी यहाँ करंट अकाउंट से, क्योंकि इनकम रिसीप्ट अभी तो बोला ना भाई कि जो इनकम रिसीप्ट और पेमेंट है ना, ये जो है कैपिटल रिसीव पेमेंट, ये तो इसमें जाएगा ना सर, है कि नहीं। ओके, कॉर्पोरेशन टैक्स इन इंडिया इज लीव्ड ऑन अ इनकम ऑफ अ कंपनी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द कॉर्पोरेशन टैक्स। इनमें से कौन सा कॉर्पोरेशन टैक्स इंक्लूड नहीं करता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर कोई बिजनेस से हो रहा है तो वो भी कॉर्पोरेशन टैक्स इंक्लूड करता है। कैपिटल गेन अभी पीछे देख चुके हैं कि उसमें कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है भाई। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ये लगेगा। जो सेल प्रोसीड ऑफ एसेट है इस पर नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि कॉर्पोरेशन टैक्स अगर देखो तो कॉर्पोरेशन टैक्स किस पे लगता है, कोई भी बिजनेस पे, कोई भी कंपनीज पे, यही नहीं लगता है, और कोई कैपिटल गेन कर रहा है उस पे लगता है। लेकिन सेल प्रोसीड ऑफ एसेट ये नहीं इंक्लूड करता है, मतलब किसी भी कंपनी में। ठीक है, किस पर्पज़ से, पर्पज़ ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स।
ठीक है, क्योंकि जब कंपनी कुछ चीज़ बेच रही है, अपने एसेट्स को बेच रही है, अपना एसेट जैसे कि उसका प्रॉपर्टी हो गया, उसका इक्विपमेंट हो रहा है, तो उसको इसके कॉरपोरेशन टैक्स से बाहर रखा गया। ठीक है, ये बाकी सारे को रखा गया है टैक्स के अंदर, कॉरपोरेशन टैक्स। द प्रोसीड फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट आर इंक्लूडेड एज, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि शॉर्ट में हम लोग अपनी नॉर्मल लेमैन भाषा की तरह से प्राइवेटाइजेशन समझ लो। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट कह रहा है इंक्लूड क्या करेगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट जब अपना एसेट और सब्सिडरीज को कुछ बेच रहा हो, ठीक है, जैसे कुछ सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उसको बेच रहा हो, ठीक है, उनके पार्ट्स को बेच रहा हो, उनके कुछ शेयर को बेच रहा हो, तो ये सारे के सारे जो है जो रिसीट जो है वो क्या करते हैं, एक लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं या फिर रिड्यूस करते हैं। तो जो मतलब कि लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं और साथ में जो फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि हम तो दे रहे हैं दूसरे को, तो फाइनेंशियल एसेट हमारा रिड्यूस कर दे रहा है और एक तरीके का लाइबिलिटी बना रहे हैं। तो जिसे हम कह सकते हैं कि ये भाई कैपिटल रिसीप्ट है, क्योंकि हमको कहाँ से मिल रहा है, हमको पैसा मिल रहा है वहाँ से। तो कैपिटल रिसीप्ट क्या क्या कंसिस्ट करता है भाई, कैपिटल रिसीप्ट जो है वो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि कैपिटल रिसीप्ट एक तो कैपिटल रिसीप्ट नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट को रखता है कि नहीं, ऊपर में देखे थे, है कि नहीं। तो यहाँ पर ही नॉन टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू टैक्स, कैपिटल रिसीप्ट, टैक्स रेवेन्यू, प्रोसीड फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट आर, डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन से क्या नहीं इंक्लूड कर रहा है, यही ना पूछ रहा है कि इंक्लूडेड है। द प्रोसीड फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट आर इंक्लूडेड एज कैपिटल रिसीट, क्योंकि हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हम अपना शेयर दे रहे हैं और उस शेयर से हमको प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब हमको प्राइवेट एंटिटी कुछ पैसा दे रहा है, तो वो शेयर होगा हमारा, कैपिटल रिसीप्ट होगा, उस चीज़ का हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा वो टैक्स नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं है, मेरे को हम कुछ उसको पैसा थोड़ी दिए जो हमको रेवेन्यू दे रहा है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जीएसटी क्या है सर, जीएसटी भाई जानते ही हो कि सभी कोई का कम्बिनेशन है कि एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विस पर लगाया जाता है। ठीक है, तो जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड, कंजप्शन बेस्ड, हम सब देते हैं ना, अगर कॉलगेट का खरीद रहे हैं 10 रुपये का तो उसमें भी जीएसटी दे रहे हैं, उसमें भी लगा होता है। तो डेस्टिनेशन और कंजप्शन बेस्ड, जो कंजप्शन करेगा किसी भी चीज़ का वो टैक्स देगा, क्योंकि वहाँ वो खरीद रहा होगा, तो लास्ट चीज़ का है। ठीक है, डेस्टिनेशन। Which one of the following the function is and the automatic stabilizer of the context of the physical and the monetary policy of economy? Automatic stabilizer कहने का मतलब कि कुछ भी उछल पुछल हो रहा हो तो फिर भी वो नॉर्मल कर दे, यही ना मतलब होता है सर। तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की बात करें तो एक तरीके का ये फिजिकल पॉलिसी होता है जो को डिज़ाइन ही किया गया है कि भाई आपको जो है फ्लैक्चुएशन से बचाना है। ठीक है, कभी फ्लैक्चुएशंस हो तो उससे बचाओ। अगर घर में भी स्टेबलाइजर रखा है तो मेन प्रॉब्लम तो उसी को सर्व करता है ना सर। तो अगर नेशन के इकोनॉमी या उसके एक्टिविटीज़ में किसी भी तरीके के फ्लैक्चुएशंस हो रहे हैं तो उसको स्टेबलाइज करने का काम होता है एटॉमिक स्टेबलाइजर का। ठीक है, तो कैसे करता है, तो अपने नॉर्मल ऑपरेशन के साथ कर सकता है विदाउट एनी एडिशनल टाइमली ऑथराइजेशन बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर। और जो बहुत ज़्यादा हम लोग जानते हैं बेस्ट नॉन एटॉमिक स्टेबलाइजर के नाम से अगर हम जान सकते हैं तो वो होता है कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स और ट्रांसफ़र। ठीक है, तो पर्सनल इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया और ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो ये सब में यहाँ देखो कि यहाँ कौन सा चीज़ है, पर्सनल इनकम टैक्स है रिवर्स रेपो रेट बैंक, ये तो बैंक लगाती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये भी एक तरीके का स्टेबलाइजर है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी स्पेसिफिकली बोल दिया। अगर पूरे ओपनली सिर्फ मार्केट में बोलता तो ओपन मार्केट ऑपरेशन लगा सकते हैं, बॉन्ड प्राइस नहीं। ठीक है, देखो ऐसा इसलिए होता है एटॉमिक स्टेबलाइजर्स और इसलिए हम इसे कह रहे हैं क्योंकि ये स्टेबलाइज कर देता है इकोनॉमिक के साइकिल को, स्टेबलाइज कर देता है। जो भी उथल पुथल हो रहा होता है, ठीक है, वो उसको ये कर देता है। ठीक है, बिना गवर्नमेंट के एडिशनल एक्शन के। 75 लिस्ट 1, और अगर इसको डिटेल में समझना तो हम लगा दिए 74 का। यहाँ देखो, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर एक पॉलिसी मैकेनिज्म है। ठीक है, एडजस्ट करता है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है इकोनॉमिक कंडीशंस को बिना किसी अदर रिक्वायरमेंट इंटरवेंशन के। ठीक है, बिना किसी इंटरवेंशन के और पॉलिसी मेकर के। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स जो है
वो इसी तरीके से काम ही करता है कि जैसे जैसे तुम्हारा इनकम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे तुम्हारा टैक्स भी बढ़ते जाएगा। तो इकोनॉमिक बूम के दरमियान इंडिविजुअल ज़्यादा अर्न करेगा, ठीक है, तो ज़्यादा पे भी करेगा। तो इसी के तरीके से हेल्प कर देता है कि भाई इकोनॉमिकली फिर से स्टेबलाइज कर देता है, ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज कर देता है। जो इंडिविजुअल कम कमाएगा वो कम ही टैक्स पे करेगा, उसको इकोनॉमिक मिलेगा, सम रिलीफ टू द इकोनॉमी, ठीक है। बाकी ऑप्शंस गलत क्यों है? तो रिवर्स जो रेपो रेट बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसका इस्तेमाल सेंट्रल बैंक करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, है कि नहीं। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये अनदर मॉनेटरी पॉलिसी टूल है सेंट्रल बैंक का, जिसमें बाय और सेल किया जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड का टू रेगुलेट द मनी सप्लाई। अगेन दिस इज डेलिब्रेट एक्शन बाय द सेंट्रल बैंक एंड नॉट एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, ठीक है। तो ये सेंट्रल बैंक के जरिए किया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन से भी आगे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। बॉन्ड प्राइस इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस फैक्टर, जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया, इकोनॉमिक कंडीशंस हो गया, एंड ये इकोनॉमिक चेंजेस अगर हो रहा है मार्केट में तो उससे रिएक्ट भी करेगा। ये नॉट डिज़ाइन टू एक्ट एज अ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, क्योंकि ये मार्केट ड्रिवन मैकेनिज्म है। तो मार्केट में जिस तरीके से चीज़ें बढ़ेंगी घटेंगी उस तरीके से ये रिएक्ट भी करेगा, ठीक है सर। अच्छा ठीक है, ये अब देखो क्वेश्चन 75, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करो। रंगराजन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी और कौन कमेटी है? केलकर कमेटी और मल्होत्रा कमेटी, ठीक है। अगर नरसिम्हन कमेटी, कुछ नहीं सुने होंगे तो भाई अगर PYQ सिर्फ करते आ रहे हो तो ये सुने ही होंगे कि जो नरसिम्हन कमेटी है वो किससे रिलेट था। नरसिम्हन कमेटी जो है वो किससे रिलेट था बताओ? बैंकिंग सेक्टर से, क्योंकि नरसिम्हन 1 नरसिम्हन 2 हम लोग पढ़ते हैं रिफॉर्म्स के टाइम में। तो बी का 4 यहाँ है, यहाँ है, ये हटा दो। अब 2 ऑप्शन मेरे पास बचे हैं, ठीक है। एक जो है रंगराजन कमेटी, इससे भी ज़्यादा सुने होंगे, नहीं रंगराजन ही सुने होंगे। रंगराजन कमेटी जो है वो रंगराजन कमेटी किससे था? ये डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर इन PSCs, ठीक है, मतलब कि अपने शेयर को प्राइवेटाइजेशन करने से रिलेटेड कुछ था, ठीक है। उसके बाद मल्होत्रा कमेटी अगर देखो तो मल्होत्रा कमेटी का जो है वो इंश्योरेंस रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो भाई सर D का 2 देख लो ना, D का 2 यहाँ है सर, तो C 3 4 1 मतलब कि C का 1 क्या है? केलकर कमेटी का भी टैक्स रिफॉर्म से, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द न्यू, देखो यार 2020 का क्वेश्चन है, उस वक्त ये कोई स्कीम था 2020 के बजट में निर्भय, ठीक है, उससे है, तो ये करंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, है कि नहीं। अभी इस वक्त कोई इसका रिलेवेंसी नहीं रहता है, ठीक है, तो फिर भी पूछ रहा है कि कौन से सेक्टर को ये बेनिफिट करेगा इस स्कीम से। तो इसका जो है ना ये एक निर्विक स्कीम अगर हम इसको कहें तो पूरी तरीके से, अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो निर्यात ऋण विकास योजना इसको हिंदी में बोलते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के जरिए अनाउंस किया गया था निर्मला सीतारमन जी के जरिए 2020-21 के बजट में, ठीक है। और ये प्रिपेयर जानते ही भाई कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के जरिए करेगी। जो इसका प्राइमरी एम था ना वो सपोर्ट करना था किस चीज़ को? एक्सपोर्ट सेक्टर को, ताकि बूस्ट हो सके एक्सपोर्ट को, और जो भी चैलेंजेस फेस किए जाते हैं एक्सपोर्टर के जरिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट एबिलिटी, इंश्योरेंस कवरेज, हाई इंटरेस्ट रेट, इन सब को देख रेख किया जा सके, ठीक है। तो एक्सपोर्ट सेक्टर से था, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी तो एक्सपोर्ट होता है, तो मतलब इसमें ना मोर देन 1 हो सकता है, ठीक है, कुछ इसका फिक्स नहीं है, और इस पर ज़्यादा रिलेवेंसी अभी है भी नहीं, तो इसका ज़्यादा ध्यान दे भी मत, ठीक है। न्यू स्कीम्स आते हैं तो उस वक्त करंट का पढ़ के जाना भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लीव्ड बाय द यूनियन एंड द कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, ठीक है। कौन सा टैक्स जो है यूनियन के जरिए लगाया जाता है और कलेक्ट कौन करता है? टैक्स इज लीव्ड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड, ठीक है, लगाया भी जा रहा है, कलेक्ट भी जा रहा है, एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। तो ये चीज़ जो है ना स्टैम्प ड्यूटी है सर। आर्टिकल 268 पढ़ो का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इसके बारे में बताया गया है। ड्यूटीज इम्पोज बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स, ठीक है। जैसे कि स्टेट ड्यूटीज़ हो गया, एक्साइज हो गया,
मेडिकल एक्साइज जो मेडिकल पे लगता है उस पर हो गया, ठीक है, कुछ टॉयलेट ट्रीटमेंट होगा, इस सब कुछ को यूनियन लिस्ट के अंदर रखा गया है। मतलब कि ये सारे यूनियन लिस्ट के अंदर हैं, उसके बावजूद भी जो है ये अप्रोप्रिएट किया जाएगा स्टेट्स के जरिए, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट इज एन आइटम ऑफ, इंटरेस्ट पेमेंट किसका आइटम है? कभी हम लोग ग्राफ बनाए थे ना भाई, तो इंटरेस्ट पेमेंट मतलब कि वहाँ से हमको क्या हो रहा है, हम दे रहे हैं, इंटरेस्ट पे रहे हैं, मतलब कि हम बोरोविंग लिए होंगे, हम लोन लिए होंगे, उसी का तो इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, तो भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही तो होगा वो। यहाँ देखो ना, सबसे पहले ये ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, सब्सिडी, ग्रांट गिवन या लोन से हम जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, यही है। ओके सर, चैप्टर 2 या सेक्शन 2 जो था वो भी अब हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब 6 तारीख, ठीक है, ये 6 तारीख हम लोग बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट स्टार्ट करेंगे। इसमें 3-4 दिन लगने वाला है, 50 क्वेश्चंस लगने वाले हैं, ठीक है। ओके सर, मिलते हैं अगले वीडियो में।